हम मुजरिम नहीं हैं, हम हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और युद्ध बंदियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, उन्हें गोली मारी जाती है। शहीद भगत सिंह, हम सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इस नाम के पीछे जो इंसान था, जो शख्सियत थी, वो असल में क्या सोचते थे? हमारी आजादी के वो हीरो जिन्हें सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक ऐसा नौजवान जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर वो कौन से आइडियाज थे, कौन से विचार थे जिनके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दे दी? उनकी शहादत के पीछे की असली सोच क्या थी? चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देशभक्त की कुर्बानी की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो भगत सिंह को सच में समझने के लिए ना हमें सीधे उन्हीं के शब्दों को सुनना होगा जो वो क्रांतिकारी हमारे लिए पीछे छोड़ गए। देखिए, जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने कोई दया की भीख नहीं मांगी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया। उन्होंने उस अदालत को ही अपना पॉलिटिकल स्टेज बना लिया, एक ऐसा मंच जहां से उनके क्रांतिकारी विचार पूरे देश तक पहुंच सके। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक थे। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम या पिस्तौल नहीं था, असली क्रांति तो विचारों की आजादी थी। तो फिर क्या थे वो विचार? कौन सी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसने उन्हें बनाया? एक बात है जो सच में हैरान कर देती है। जेल में अपनी कोठरी में उन्होंने 404 पन्नों की एक डायरी लिखी थी, और ये कोई ऐसी वैसी डायरी नहीं थी। ये भरी हुई थी कार्ल मार्क्स और मिखाइल बाकुनिन जैसे बड़े बड़े यूरोपियन थिंकर्स के नोट से। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो कितनी गहराई से पढ़ रहे थे। तो उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह कोई और आ जाए। नहीं, वो इससे बहुत आगे की सोच रहे थे। मार्क्सिज्म से वो इतने प्रभावित थे कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां कोई किसी का शोषण ना कर सके, फिर चाहे वो शोषक ब्रिटिश हो या कोई भारतीय अमीर। और जब वो अनार्किज्म या अराजकतावाद की बात करते थे ना, तो उनका मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं, मतलब कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं। उनके लिए इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसा समाज जहां कोई राजा रूलर ना हो, कोई सरकार ना हो, एक ऐसी दुनिया जो भगवान, धर्म और पैसे के जुनून से पूरी तरह आजाद हो। और यही बात तो उन्हें इतना खास बनाती है। वो बस बाहर के आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने इन विचारों को हमारे भारतीय दर्शन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसका असली मतलब भी तो यही है। जेल में ही उन्होंने अपना वो मशहूर निबंध लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। दरअसल ये एक जवाब था उनके अपने ही साथियों के लिए, जो उनसे पूछते थे कि वो भगवान को क्यों नहीं मानते। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये उनका घमंड है, उनका अहंकार है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। तो आखिर उन्होंने धर्म को क्यों छोड़ा? पहली वजह थी जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, हिंदू मुस्लिम दंगे। उन्हें लगता था कि धर्म लोगों को बांट रहा है और आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए तर्क, रीजन किसी भी तरह के विश्वास से कहीं ऊपर था। सोचिए, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी वो अपने उसूलों पर टिके रहे। उनकी ये बात उनके मजबूत इरादों को दिखाती है। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी छोटे मोटे स्वार्थ के लिए प्रार्थना करके अपने सिद्धांतों के साथ धोखा नहीं करेंगे। चलिए अब उनके मुकदमे के आखिरी दौर पर चलते हैं, जहां उन्होंने एक और दांव खेला। असल में ये जो मुकदमा था ना, ये इंसाफ के नाम पर एक मजाक था। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया और फैसला भी भगत सिंह और उनके साथियों के बिना ही सुना दिया गया। मतलब जिनके खिलाफ केस था उन्हें पेशी का मौका ही नहीं मिला। बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पूरी प्रक्रिया कानून के खिलाफ थी। फांसी से ठीक कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलकर पंजाब के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी। और ये कोई माफीनामा नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी शक्तिशाली मांग थी। उनका तर्क बहुत सीधा और जबरदस्त था। उन्होंने कहा, सुनिए, आपकी अदालत खुद ये मान चुकी है कि हमने ब्रिटिश राजा के खिलाफ जंग छेड़ी है, और अगर ये एक जंग है तो हम मुजरिम नहीं हैं, हम हैं युद्धबंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और युद्धबंदियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, उन्हें गोली मारी जाती है। इसी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि ये लड़ाई ना तो उनके साथ शुरू हुई है और ना ही उनकी जान के साथ खत्म होगी। वो जानते थे कि वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है और ये संघर्ष चलता रहेगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उनकी विरासत क्या है और उनका वो मशहूर नारा, उसका असली मतलब क्या है?
आज होता क्या है कि हम भगत सिंह को बस एक नेशनलिस्ट मार्टियर, एक देशभक्त शहीद के तौर पर याद रखते हैं। लेकिन इस एक छवि के चक्कर में उनके जो असल विचार थे, उनके सोशलिस्ट आइडियाज, उनके नास्तिक होने की बात, ये सब कहीं पीछे छूट जाता है और इसके बिना उनकी पूरी तस्वीर समझ ही नहीं आ सकती। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे तो वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे। उनके लिए इंकलाब का मतलब था एक कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जो कभी रुके नहीं, विचारों की क्रांति, पूरे समाज को जड़ से बदलने की क्रांति। तो सवाल फिर वही है, हम भगत सिंह को कैसे याद रखें? एक देशभक्त की तरह या एक समाजवादी विचारक की तरह? या शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम उन्हें क्या लेबल दें, असली सवाल ये है कि उनके इंकलाब का जो गहरा मतलब था उसे हम आज के दौर में कैसे जिंदा रख सकते हैं।